सभी को जय आरसीएम, नमस्कार। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ गुरुदेव बीसी सर का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, और जितेंद्र सर जो बहुत ही कोऑपरेट करते हैं, और जितनी भी बहनें हैं जो इस मंच के जरिए एक दूसरे से मिलकर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ। और आज का जो प्रोग्राम है हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं उस परम पिता परमात्मा को याद करती हूँ, जिस परम पिता परमात्मा ने मुझे ये मानव शरीर दिया, और उसके बाद अपने माता पिता को, कि जिनकी वजह से मुझे ये मानव शरीर मिला, और इसके बाद अपने सभी फ्रेंड सर्कल, सभी जानने वाले को, कि जिनसे मुझे कुछ ना कुछ लाइफ में सीखने को मिलता रहा, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सब कुछ सुन के मैं आज इस तरीके के इस प्लेटफॉर्म पर मुझे अपनी लाइफ स्टोरी आप सबके साथ शेयर करने का ये जो एक अवसर मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि हम आज का जो हमारा प्रोग्राम होता है, जो हमने एक नारा दिया हुआ है गुरुदेव सर ने, कि 1 PM जो एक नारा होता है, अब जो कि जो एक नारा दिया हुआ है कि मॉर्निंग, दोपहर का, कि 1 PM ये जो नारा दिया हुआ है, ये हम सब मिलकर इसको सक्सेस करने आगे बढ़ते हैं। और लाइफ स्टोरी मैंने बहुत सारी बहनों की सुनी, और सभी की सभी लाइफ स्टोरी मोटिवेट करने वाली होती हैं, और मेरा ये मानना है कि ये लाइफ स्टोरी किसी एक की नहीं होती, ये हमारी 80 करोड़ महिलाएं जो हैं उन सबकी हैं, 40 करोड़ उन सभी महिलाओं की स्टोरी है, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज मुझे जो अवसर मिला है अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करने का, तो मैं अपनी लाइफ स्टोरी शुरू करूं उससे पहले मैं 2 पंक्तियां आप सबके साथ शेयर करूंगी, जो मेरे दिल को छूती रहती हैं, और जो मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए कहती है कि आओ मिलकर साथ चले हम, आओ मिलकर साथ चले हम, अपने वतन के वास्ते आर्थिक आजादी की राह दिखाते, आरसीएम के रास्ते। अपना वतन प्यारा है हमको, अपनी माटी प्यारी है, एक रहे हम, एक रहे हम, ये आवाज हमारी है। तो इन पंक्तियों के साथ मैं शुरुआत करती हूँ आज के प्रोग्राम की। 2 पार्ट में आज का प्रोग्राम रहेगा, क्योंकि ये कोई सेमिनार नहीं है, ये लाइफ स्टोरी रहेगी। और सबसे पहले आरसीएम से पहले की लाइफ स्टोरी, और उसके बाद आरसीएम के बाद की मैं कैसे आरसीएम में आई, कैसे आगे बढ़ी, वो संघर्ष जो मैंने जिया, जैसे संध्या मैम बता रहे थे कि किस तरीके का संघर्ष रहा, वो उसके बारे में मैं शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ बचपन से। आपको थोड़ा सा मैं बैक में लेके जाऊंगी, अपने बचपन में लेके जाऊंगी कि किस तरीके से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। नाम कविता सैनी, खरखोदा, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा से मैं हूँ। और अगर कोई इश्यू आए आवाज का तो मेरे को बता दीजिएगा। और मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, टीचर हूँ, और इसके साथ साथ प्यारे से सिस्टम की स्टूडेंट हूँ। आप सभी बहनों से बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि हम सब एक दूसरे से सीखते हैं, और ये टीम वर्क है। तो शुरुआत करती हूँ कि मैं जब 2 या 2.5 साल की थी, वहां से मैं शुरुआत करती हूँ कि मेरे फादर साहब मुझे, जब मैं 2 या 2.5 साल की थी, ऐसा बताया जाता है मुझसे, तो मुझे मेरे नाना के घर, यानी नाना मामा से मिलवाने के लिए लेके गए। और खरखोदा से, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, नवाब पटौदी के पास में है कारोला विलेज, वहां पर मुझे लेके जाते हैं। और वहां पर जो मेरे मामा का घर होता है वो काफी बाहर की तरफ होता है, यानी एक फार्म हाउस की तरह होता है, वहां बाग बगीचे, बहुत सारा अच्छा इस तरीके का माहौल। तो मैं वहीं चली जाती हूँ, मेरे को लेके जाते हैं। और जैसे ही मेरे को लेके जाते हैं तो फिर मेरा वहां पर मन लग जाता है। ऐसा कहा जाता था मेरे बारे में कि आप वहां से, मतलब मैं अपने फादर के साथ नहीं आती हूँ, और मामा के घर, मामा के वहां मेरा ऐसा मन लग जाता है कि जब मेरी आंखें खुलती हैं तो अपने आप को मैं नानी माँ के आंचल में पाती हूँ। नाना नानी मामा मामी, बहुत सारा मुझे प्यार मिलता है, और इस तरीके से मेरी बहुत अच्छी एक परवरिश होनी शुरू होती है। और अक्सर ऐसा कहा जाता है हमारे हरियाणा में कि जो बच्चे नाना मामा के वहां जाते हैं वो बिगड़ जाते हैं, इट मीन्स वो ज्यादा नोटी होते हैं, वो ज्यादा शरारती हो जाते हैं।
और शायद उनमें से मैं भी थी। और बहुत अच्छे से माहौल में पली बड़ी, इसलिए बहुत शरारती भी थी। कंचे खेलना, गुल्ली डंडे खेलना, जोहड़ में नहाना, इस तरीके की वो सारी एक्टिविटी, वो बचपन मैंने जिया है अपना, वो चलती रहती थी। और इस वजह से मुझे नानी माँ के डंडे भी बहुत खाने पड़ते थे। यहाँ अगर वो सारी बातें मैं शेयर करने लग जाऊं बचपन की तो काफी समय हो जाएगा, लेकिन एक बात जो मैं कभी नहीं भूलती वो मैं जरूर शेयर करूंगी आप सबके साथ। हमारे वहां पर क्या था कि बेर के बाग थे, और बेर के जब पेड़ होते हैं तो गर्मी में जब बेर नहीं लगते हैं, जैसे अब तो ठंड का मौसम वहां लगे हुए हैं, तो शाखाएं जो हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं, शाखाएं हो जाती, तो शाखाओं पर हम बहुत लटकते थे और बंदरों की तरह वहां पर हम बच्चे जो अपने हम उम्र के होते थे हम खेलते रहते थे। तो बाकी तो सब शाखाओं पर हाथ से डाल के ऐसे पकड़ के लटकते थे, और मैं एक स्टंट करती थी कि मैं हाथ से डाल के नहीं, पैरों से यूं डाल के लटकती थी, हाथ पर से नीचे छोड़ देती थी और सिर नीचे उतर हो जाता था, जिसमें उल्टी तरफ लटक जाती थी। और ये स्टंट मुझे बहुत अच्छा लगता था, और इस स्टंट को जब मैं करती थी और मेरे साथ के बच्चे जब मेरी नानी माँ से शिकायत कर देते थे तो मेरी बहुत पिटाई लगती थी। और इसलिए मुझे याद है कि मेरे को बहुत डंडे पड़ते थे इस चीज पे। लेकिन कई बार ऐसा होता है साथियों कि जब कोई बच्चा पढ़ने में तेज होता है तो उसकी बहुत सारी शरारतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। और मेरे साथ भी यही था कि मैं पढ़ने में अपने साथ के, उस समय जो मेरे साथ बच्चे पढ़ते थे सर्कल में, मैं उन सबसे इंटेलिजेंट होती थी, यानी पढ़ने में तेज थी, तो बहुत सी शरारतों को नजरअंदाज कर दिया जाता था। तो इस तरीके से 7th स्टैंडर्ड में ही मैंने खाना बनाने का बहुत शौक था। 6th 7th स्टैंडर्ड में मैंने बहुत अच्छा खाना पकाना सीख लिया था चूल्हे पे। और 10वीं क्लास में अच्छे नंबर से, यानी हाईएस्ट मार्क्स थे उस टाइम के मेरे, और फर्स्ट डिवीजन से मैंने अपनी 10th पास आउट की। कोएडेड स्कूल था, लड़के लड़कियां सब इकट्ठे पढ़ते थे, तो काफी एक अच्छे माहौल में पल के बड़ी हुई। लेकिन एक बात जो हमेशा मेरे मन में रहती थी वो ये रहती थी कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ बेटर करना, मुझे अपनी लाइफ में कुछ बेटर करना। वो क्लियर पिक्चर नहीं थी क्या करना है, बस से उस माहौल में पल के ये रहता था कि मुझे कुछ अच्छा करना है अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, मतलब ये भावनाएं आती रहती थी। और वहां का माहौल ऐसा था। मेरे मामा जी जो आज सीआरपीएफ में डीएसपी हैं, उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी, क्योंकि वो उस टाइम पे जब मैं 9th 10th में थी, वो कॉम्पिटेटिव टेस्ट एग्जाम की तैयारी करते थे, और वो रात को काफी लेट तक पढ़ते रहते थे। अब उनसे ही प्रेरित होके, क्योंकि मुझे एक माहौल मिल रहा था, तो मैं उनसे प्रेरित होके पढ़ाई पे कंसंट्रेट रह के पढ़ पा रही थी। और आगे मतलब यही कि मुझे कुछ करना। अब वहां से जैसे ही मैं 10th पास आउट करती हूँ, वहां पास में कोई स्कूल कॉलेज नहीं होता था, तो मैं अपने गांव यानी खरखोदा वापस आ जाती हूँ। अब वहां मैं सबसे छोटी थी, सबसे खोटी। यहाँ आने के बाद, क्योंकि हम 5 बहन भाई हैं, आज 5 बहन भाई सेटल हैं, 3 हम बहनें हैं, 2 भाई हैं, सभी की शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, सभी अपने अपने काम में सेटल हैं। तो यहाँ पर आने के बाद जैसे ही मैं आती हूँ, यहाँ मैं सबसे बड़ी हो जाती हूँ, और हर बात पे मेरे से कहा जाता है कि आप बड़े हो, आप बड़े हो, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, आप तो बड़े हो। यानी अब मुझे एक वो होता है ना कि बड़ा एक लीडरशिप की क्वालिटी का अब मुझे एहसास होने लगा था। इधर मेरे फादर साहब की रेडियोज की शॉप थी, और जो उन दिनों बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन देखिएगा, हम सबको पता है साथियों, समय बदलता रहता है, और ये वो कहते हैं ना कि परिवर्तन का नियम है कि ये हमेशा बदलता रहता है। ऐसे ही समय बदला, और रेडियोज की जगह टेप रिकॉर्ड आ गए। मेरे फादर साहब ने चेंज किया, तो रेडियो की जगह टेप रिकॉर्ड आ गए, उन्होंने अपनी टेप रिकॉर्ड की शॉप कर ली। फिर समय बदला, क्योंकि समय का बदलने का ही सिद्धांत है, फिर समय बदला, और उनके जगह पर फिर टेलीविजन ने जगह ले ली। अब मेरे फादर साहब नहीं कर पाए, और जब वो अपने अंदर बदलाव नहीं कर पाए तो मार्केट में नहीं टिक पाए। ऐसा हम आरसीएम में भी बोलते हैं कि जो बदलाव नहीं कर पाएंगे वो टिक नहीं पाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, तो मार्केट में नहीं टिक पाए, मार्केट से आउट हो जाते हैं, यानी उनका काम बिल्कुल चौपट हो जाता है। और हम 5 बहन भाई एक जैसे, मैं 12वीं में पढ़ रही हूँ, छोटी सिस्टर 10वीं में, फिर उससे छोटे 8वीं में, फिर 7वीं में, फिर 5वीं में, मतलब सारे 5 बहन भाई पढ़ने वाले। फादर साहब का एक ही काम, और वो भी नहीं चल रहा, यानी वो भी अच्छे से नहीं चल पा रहा। अब समस्या ये हो गई कि कैसे आगे काम चले। हमारा हरियाणा में क्या होता है कि जो मदर होती है वो भैंस रखती है, मेरी माँ भी भैंस रखती थी, और भैंस में थोड़ा बहुत खर्चा चलता था।
जैसे 2 भैंस रखी, एक अपना खुद का बच्चों के लिए दूध रख लिया और एक का बेच दिया। इस तरीके से थोड़ा खर्चा ठीक थोड़ा बहुत चल रहा था, लेकिन वो बात नहीं थी जो चलनी चाहिए। अब इस बात को लेके क्योंकि पापा का काम थोड़ा सा कम हो गया था, काम नहीं आ रहा था, हम सब बहन भाई पढ़ने वाले थे, सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, मेरा तो गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ी हूँ मैं तो। लेकिन अब पैसे की दिक्कत आने लगी, और जब पैसे की दिक्कत घर परिवार में आती है तो कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के जो बीच होता है वो थोड़ी सी खिंचातानी शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही मेरे मदर फादर के बीच में थोड़ा सा क्योंकि मैं बड़ी थी तो मैं इन चीजों को समझ पा रही थी कि क्या हो रहा है घर में, तो आपस में थोड़ी खिंचातानी सी चलनी शुरू हो गई उसको लेके। तो अब जो बात मेरे मन में रहती थी कि भाई मेरे को लाइफ में कुछ करना है, लाइफ में कुछ करना, अब वो जो बीज था वो बीज और भी थोड़ा सा बड़ा होने लगा। और मैंने ये महसूस किया कि लाइफ में पैसा कमाना बहुत जरूरी चीज है और पैसा कमाना चाहिए। जैसे हम महिलाएं होती हैं कि अगर डॉक्टर के साथ शादी हो गई तो हम डॉक्टर नहीं कहलाते हैं, मास्टर के साथ शादी हुई मास्टर नहीं कहलाते, इस तरीके से। लेकिन मेरे मन में हमेशा एक विचार आता था कि मैं डॉक्टरनी ही क्यों ना बनूं, मैं टीचर ही क्यों ना बनूं, मैं किसी के साथ अपना नाम क्यों लगवाऊं, मतलब इस तरीके से मेरे मन में एक फीलिंग रहती थी। और जब इस तरीके का घर पे माहौल बना तो मुझे लगा कि मुझे पैसा कमाना चाहिए, और इस बात को सोच के और भी ज्यादा मैं अपनी स्टडी में कंसंट्रेट हो गई। मैंने +2 किया, कॉलेज में गई। मैं अपनी फैमिली की पहली लड़की थी, या लड़का लड़की कोई भी हो, मेरे से पहले किसी ने ग्रेजुएशन नहीं किया था मेरी फैमिली में। तो मैंने कॉलेज में जैसे ही जाना शुरू किया, हम जैसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली में चले गए, कॉलेज में जाती तो कहा जाता है कि अब रहने दो, अब भाई इनकी शादी कर दो, 10-12 पढ़ा दिया। उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ जिस टाइम का मेरा माहौल था। तो अब मेरी फैमिली में ये बात उठने लगी कि भाई, लेकिन मेरे फादर साहब क्या थे, उन्होंने बहुत सारी मेहनत की हम पांचों बच्चों के लिए, और उनका ये मानना था कि मुझे एजुकेशन बच्चों को अच्छी देनी है। तो उनका फोकस था पूरा कि मैं चाहे कुछ भी करूं, और इसी बीच उन्होंने अचार की फेरी लगाना शुरू किया। और अचार की फेरी लगा के उन्होंने, क्योंकि अचार की फेरी मतलब छोटी पूंजी में अच्छी बजट आ जाता है, अचार की फेरी लगाकर हम सब बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन, अच्छे से अच्छी एजुकेशन, और इसी वजह से आज सभी पांचों बहन भाई हम सेटल है। और इस तरीके से जब मैंने बीए किया, और बीए में थी मैं, तो जब मैं कॉलेज में जाती थी मेरे सर्कल की सभी लड़कियां, जैसे ही खाली पीरियड होता था आपस में बैठ के वो बातें करती थी सीरियल की, आज ये हुआ, सास कभी बहू है, इस तरीके के उस टाइम पे जो सीरियल चलते थे, आज उसमें ये हुआ उसमें हुआ। और मेरे को वो चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मैं 2 मिनट तो उनके पास बैठती और इसके बाद मैं लाइब्रेरी में चली जाती थी, और लाइब्रेरी में जाके मेरे को बुक रीड करने का बहुत चाव था, और मैं बुक रीड करती। और इसी बीच मैंने बहुत सारी बुक रीड की, प्रेमचंद जी की बहुत सारी स्टोरी रीड की। इसके बाद मेरे को एक बुक मिली जीत आपकी शिवखेड़ा जी की, और जब मैंने वो बुक रीड की, और वो मैंने केवल पढ़ी नहीं, वो मैंने अच्छे से नोट्स बना के, आज भी वो नोट्स मेरे पास रखे हुए हैं। शादी के बाद मैं उसको अपने साथ लेके आई थी वो नोट्स, आज भी वो मेरी जमा पूंजी है कि मैंने अपने सेकंड ईयर में उसको पढ़ा था बहुत अच्छे से। और जब उसको मैंने पढ़ा तो मेरी लाइफ में एकदम से बहुत सारा बदलाव मैंने पाया कि मैं अपनी लाइफ को इस तरीके से जी सकती हूँ, इस तरीके से कर सकती हूँ। और फिर मेरे को और भी मेरा टारगेट फिक्स्ड हो गई कि अब मेरे को अपनी लाइफ में कुछ कुछ करना है, मेरे को कोई अच्छी सी जॉब करनी है। और इस तरीके से मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, और बीए भी मैंने अच्छे मार्क्स से पास आउट किया। जैसे ही बीए फाइनल ईयर में थी, तो जैसे हम मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि अब भाई बीए करा दिया, अब जिनको पढ़ाना होगा वो पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे, और अब लड़की की शादी कर देंगे। यही हुआ। बीए के तुरंत बाद 1 साल बाद ही मतलब मेरी शादी कर दी गई। और जब मैं शादी करके आई तो मेरे जो हस्बैंड थे, उनका जो काम था वो अखबार का था। मॉर्निंग में वो अखबार डालते थे घर घर जाके, यानी यहाँ आके, जैसे एक लड़की का सपना होता है कि जो वो शादी करके जाएगी और बहुत बड़ा सा उसको घर मिलेगा, बहुत बड़ी सी फैमिली होगी, मतलब बहुत अच्छा सा होगा इन्वायरमेंट, खूब सारा पैसा होगा। हर एक लड़की इस तरीके का सपना बना के चलती है, मेरा राजकुमार इस तरीके का होगा, मैं रानी बन जाऊंगी, इस तरीके का। और वो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में सभी का सपना होता है, ये मेरा भी सपना था। लेकिन जैसे ही मैं आती हूँ बीए करके, मैं देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है अखबार डालते हैं घर घर जाके। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने और उस बुक ने मुझे एक बात सिखाई थी
कि जब आपके सामने कोई भी स्ट्रगल आता है, कोई भी चीज आती है, तो आप उसको फेस करना सीखो कि अब इसमें अच्छी चीज क्या है। यानी आपके सामने कोई भी चैलेंज आता है तो उसमें से ये निकालो कि इस चैलेंज को मैं कैसे पास आउट कर सकती हूँ और इसमें अच्छी बात क्या है। तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड मेरे को कोऑपरेट बहुत करते थे, बहुत केयर करते थे, बहुत मतलब लविंग हार्ट है। तो मैं जब इतना केयर मुझे मिल रहा था तो फिर जो भी वो काम कर रहे थे मुझे कभी उनसे ये शिकायत नहीं हुई कि आप ये नहीं करते, वो नहीं करते। बस मेरे को ये था कि मैंने उनसे आके कहा कि मेरे को पढ़ना है। और पूरी फैमिली, क्योंकि यहाँ मेरे हस्बैंड हर 4 भाई हैं और मैं तीसरे नंबर की, यानी राजेश जी जो मेरे हस्बैंड है तीसरे नंबर के, तो शादी करके आई। तो यहाँ पर मुझे काफी कोऑपरेट मिला कि मैं पढ़ सकूं। इनकी फैमिली में भी ऐसा कोई नहीं था जिसने ग्रेजुएशन की हो, पहली बहू इनकी फैमिली में, या ये कहो कि इनकी पूरी फैमिली में मैं ही ऐसी थी जिसने ग्रेजुएशन किया। इन्होंने मेरे को खूब सपोर्ट किया कि मैं आगे बढ़ूं। और उसी दौरान फॉर्म निकले जेबीटी के एंट्रेंस टेस्ट के, मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया, वो मेरे क्लियर हुआ। बीएड का एंट्रेंस टेस्ट दिया, वो मेरा क्लियर हुआ। तो अब सामने बात आई कि मुझे करना क्या है, बीएड करनी है जेबीटी। तो हस्बैंड ने कहा कि जेबीटी ठीक रहेगा, और मैंने जेबीटी का 2 साल का कोर्स किया। और जब भी मेरा कोर्स में एडमिशन होने वाला, तभी मैं, मेरा बेटा जो 17 साल का है अब, तो मैं माँ बन गई थी। और मेरा बेटा उस टाइम पे 1.25 महीने का था। और तब मेरे को एडमिशन के लिए फरीदाबाद जाना, स्टेशन मिला फरीदाबाद। अब भी घर की ऐसी कंडीशन नहीं थी कि हम गाड़ी करके जा सकें। तो मेरी सासू माँ ने कहा कि आप चले जाइए, बेबी को हम रख लेंगे। मैं चली जाती हूँ बस में, लेकिन एक मतलब जो बेबी को फीड कराए, हर 1-2 घंटे के बाद जो बेबी को फीड कराए, और वो मदर जब बेबी से पूरा 12 घंटा बाहर रहती है, तो शायद जो मदर होंगी वो समझ जाएंगी कि उसकी हालत क्या हुई होगी। यानी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं। और फीड ना कराने की वजह से जो बार बार मेरे को पेन हो रहा था, वो मैं बर्दाश्त करती जा रही थी। और 2 घंटे पहले जैसे ही हम घर आने वाले थे, मेरे सारे कपड़े भीग जाते हैं। वो ठंड का महीना, क्योंकि अक्टूबर में बेटा हुआ था, वो 1.25 महीने बाद की बात है, दिसंबर का वो महीना, मेरे कपड़े भीग जाते हैं। मैं आती हूँ और मेरी कंडीशन ऐसी कि अब बिल्कुल मैं मरने वाली हूँ, इतना बुरा हाल हो गया फीड ना कराने की वजह से बेबी को। और जैसे ही मैं घर आती हूँ, मेरी सासू माँ कहती क्या हुआ बेटा, बाहर बारिश हो रही? मैंने कहा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मैं 22-23 साल की मेरी एज थी, और मेरी आंखें ऐसे भरने की हो जाती हैं। मेरी सासू माँ मेरे सिर पे हाथ रख के कहती है बेटे कोई बात नहीं, जल्दी से कपड़े बदल। वो मेरे कपड़े चेंज कराती हैं और मेरे को मेरा बेबी देती है, मैं उसको फीड कराती हूँ। और उस दिन मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था। और मैंने इनको कहा कमाने का काम मेरा नहीं, ये आपका है, और मैं अपने बच्चे को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे इसकी परवरिश करनी है, मैं इसको फीड कराऊंगी, और मेरे को ये कोर्स वोर्स नहीं करना। ऐसे गुस्से में मैंने इनको 4-5 बातें बोल दी, और इनको लगा कि कोई बात नहीं, और ये चुप रहे। थोड़ा सा बहुत अच्छे स्वभाव के ये, इन्हें सोचा कोई बात नहीं इनको कहना। और इन्होंने तुरंत मेरे फादर साहब के पास कॉल मिला दिया, और मेरे फादर साहब आते हैं और वो मेरे को समझाने आते हैं नेक्स्ट डे। और वो मेरे को पूरा मोटिवेट कर रहे हैं, कविता बेटा आपकी जॉब लग जाएगी, कोर्स में एडमिशन ही नहीं होता है, आप तो बहुत लकी हो कि आपका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो गया, कोर्स में एडमिशन हो गया, 2 साल के बाद आपकी जॉब लग जाएगी, और 2 साल की बात है, बेबी को तो हम पाल लेंगे। इस तरीके से उन्होंने मेरे को खूब मोटिवेट किया। लेकिन मेरे दिमाग से ये बात नहीं निकल रही थी, क्योंकि वहां पे मैं एक माँ थी, और बार बार मेरे मन में ये आ रहा था कि मुझे नहीं करना कोर्स वोर्स, मुझे बच्चे को पालना। इस तरीके की मन में विचार आ रहे थे। लेकिन उन्होंने मोटिवेट किया, मेरी सासू माँ ने मोटिवेट किया, बेटा कोई बात नहीं, ये हो जाएगा। और अल्टीमेटली फाइनली ये हुआ कि मुझे कोर्स करना है, और मैंने वो कोर्स किया। और कोर्स करने के तुरंत बाद, क्योंकि देखो जब मेरा किसी चीज पे रहता है फोकस, तो पूरा फोकस हो जाता है। और बार बार अगर मैं वर्ड यूज कर रही हूँ तो ये मेरी लाइफ स्टोरी है, भाई मैं नहीं बोलूंगी तो और कौन मेरी लाइफ स्टोरी को सुनाएगा। तो इस तरीके से मैंने कोर्स किया। कोर्स के तुरंत बाद ही दिल्ली एमसीडी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे फॉर्म निकले, और एकेडमी अच्छी थी मेरी, मेरिट लिस्ट में मेरे नंबर रहते 83% से मैंने जेबीटी पास आउट किया। और जैसे ही पास आउट किया तो मेरा वहां सिलेक्शन हो गया। और मॉर्निंग में यहाँ से खरगोदा से रोडवेज बस पकड़ को जाना होता था, और काफी लेट तक 3 या 4 बजे तक मुझे आना होता था। इस तरीके की जॉब लग गई, और बच्चा भी 2.5 साल का हो गया, थोड़ा सा ऊपर बढ़ने लगा, और मेरी लाइफ सही ढंग से चलने लगी। लेकिन अब भी कोई चीज थी
जो बार बार मुझे ये कह रही थी कि मेरी जितनी एबिलिटी है उतना मेरे को मिल नहीं रहा। और जब भी कहते हैं कि जब हमारे मन में ये चीज आती है कि भाई मुझे कुछ और करना, मुझे कुछ और करना, तो रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। वो एक मूवी है कि जब आप शिद्दत से किसी चीज को चाहते हो तो कायनात पूरी आपको उससे मिलाने के लिए लग जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था कि ये जॉब ठीक है, मैं कर रही हूँ, मेरे को पैसा आ रहा है, लेकिन मैं कुछ और करना चाहती थी, कुछ और करना चाहती थी। ये चाह मेरे अंदर बार बार आ रही थी। तो जैसे ही मैं उस टाइम पे वो जॉब कर रही थी, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था कि मैं क्या करूं, मेरे पास इतनी पूंजी नहीं है कि कुछ और इनकम का अदर सोर्सेज में डेवलप कर सकूं। तो ऐसा बस मन में विचार चल रहा था। मेरी यस मैम का थोड़ा नेटवर्क वीक है। यस 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 हेलो, यस आवाज यस आवाज का कोई इश्यू है क्या? नहीं अब आ गई मैम, इसके पहले थोड़ी सी थी, अब आ गई। हाँ, मेरे को ये बता दे। तो जी, जैसे ही उनकी कॉल आती है, मेरी छोटी सिस्टर की, जो कि कम पढ़े लिखे थे, और मेरी जॉब थी, उनकी जॉब भी नहीं थी। और अक्सर ऐसा होता है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्यादा पढ़े लिखे को बताए, और जिसकी जॉब हो ऑलरेडी उसकी ना हो, तो हम थोड़ी ईगो आ जाती है, हम उसकी बात को सुनना नहीं चाहते, उसको थोड़ा नजरअंदाज करते हैं। और वैसे भी वो मेरे से छोटी, उसने जैसे ही कहा कि एक प्रोग्राम है और वहां चलना है, तो मैंने उसको मतलब डांट दिया। मैंने कहा तू पागल हो गई है, और सुन, तू ऐसे प्रोग्राम है ना, मीटिंग वाले प्रोग्राम, ये तेरे जैसे खाली ही करते हैं जो खाली रहते हैं, और मैं खाली नहीं हूँ। सुन, मैं जॉब पे हूँ और इसके बाद मेरे को घर भी पहुंचना है, और आईटीओ जो तेरा प्रोग्राम है वो प्रोग्राम तू ही अटेंड कर, मैं नहीं आ। ऐसा कह के मैं उसको डिनाई कर देती हूँ और अपना घर आ जाती हूँ। लेकिन वो प्रोग्राम देख के आती है, और जैसे ही हमारे सिस्टम में होता है, आसिफ स्टेज पे जी थोड़ा इशू है। उन्होंने वो प्रोग्राम देखा और उन्होंने देखा कि बहुत सारी बहनें या बहुत सारी जेंट्स स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं, तो वो मन में एक पिक्चर बना के आई। क्योंकि मैं स्पीच बहुत अच्छा देती थी अपने स्कूल कॉलेज टाइम में, और जब भी मैंने स्पीच दिया मेरा फर्स्ट प्राइज रहता था। तो उनको लगा कि इस सिस्टम के लिए तो मेरी बहन बनी है बहुत अच्छे से, वो इस सिस्टम को बहुत अच्छे से कर पाएगी। और जब भी कोई आसपास में प्रोग्राम होता, वो मेरे को बार बार कॉल करती, और मैं हर बार उसको कोई ना कोई बहाना बना के मना करती। इसलिए तो हमारे आरसीएम में कहते हैं कि यहाँ बाई चॉइस कोई नहीं आता, यहाँ बाई चांस आता है। और मेरे साथ भी ऐसे हो, यानी मैं भी उसी कहानी का एक पार्ट हूँ कि बाई चांस। अब वो मेरे को बार बार फॉलो अप करती, जब भी कोई प्रोग्राम होता बार बार मेरे को बुलाती। और मैं बीमार हूँ, क्या आप मेरा हाल चाल पूछने के लिए आ रहे हैं या नहीं? जब इतना कहने के बाद मैंने कहा चल ठीक है, आ रही हूँ। और रास्ते में ही फिर उसने बताया कि आरसीएम, जो कि मेरे खरगोदा के पास में ही पड़ता है, बहादुरगढ़, वही मल्लेश्वरी भवन में वो मीटिंग थी। गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी की मीटिंग थी, और आदरणीय विजय विरोधिया सर भी थे उस मीटिंग में। लेकिन उन्होंने मेरे को बुलाया और मैंने उस मीटिंग को अटेंड किया। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई, वहां का माहौल मेरे को समझ में आया। गाना बज रहा है, डांस कर रहे हैं, तालियां बज रही हैं, और मेरे को वो चीज अच्छी लगी। थोड़ी देर तो मैंने इधर उधर देखा कि ये सब क्या हो रहा है। सब ताली बजा रहे थे, हमने सोचा हम भी बजाने, आपका क्या जा रहा है, और भी ताली बजानी शुरू कर दी। और बिल्कुल माहौल अच्छा लगा, और बिल्कुल खुल के वहां पर बैठ गए। जैसे कि हमारे सिस्टम में होता है कि फर्स्ट इनकम वाले, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, इस तरीके से बुलाना शुरू किया। एक स्टूडेंट आके कहता है कि मैं बीकॉम सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, और मैंने इस सिस्टम से कमाया 25,000। उसने ये कहना था, और मेरे दिमाग पे बिल्कुल ऐसा हो गया। मैंने कहा ये पार्ट टाइम में कमा रहा है, मैंने तो एमए किया है, बीए किया है, बीएड किया है, जेबीटी किया है, तब मैं इतना कमा रही हूँ, और ये पार्ट टाइम में इतना कमा रहा है। मतलब मन में एक वो कहते हैं ना कि एक विचार आया कि ऐसा ये सिस्टम क्या है। और वही बात होती है साथियों, जब हम माहौल में रहते हैं ना, तब तो बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं। जैसे ही माहौल से बाहर होते हैं ना, विचार भी कहीं ना कहीं दब जाते हैं। ये ह्यूमन एक साइकोलॉजी है। तो जब माहौल में थी तो विचार आया कि मेरे को पूछना चाहिए, करना चाहिए, सिस्टम क्या है। जैसे ही मैं आई, वही घर में
आना, अपना बच्चों को संभालना और ड्यूटी जाना, ड्यूटी से फिर आना, और इस तरीके से उनका फॉलो अप आया कि काम करना है। मैंने कहा हाँ देखेंगे, आप प्रोडक्ट भिजवा देना अपनी आईडी पे, और इस तरीके से अपना प्रोडक्ट लेना शुरू किया और मैंने काम स्टार्टअप नहीं किया। अब वो बार-बार कॉल करते और मैं वही कोई ना कोई बहाना बना कर देती हूँ, और ऐसे बीतते-बीतते 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद फिर उन्होंने मेरे पास कॉन्टैक्ट किया कि इस तरीके की एक बहुत बढ़िया मीटिंग है और रोहतक में मीटिंग है, और कविता आ जा, और बहुत अच्छी मीटिंग रहेगी, और आज जिसको हमें सुनने का मौका मिल रहा है वो आदरणीय बहुत अच्छे लेवल के लीडर हैं हमारे बीच में, हमारे अपने एरिया से हैं, जिन्होंने इतना बड़ा परचम लहरा रखा है आरसीएम बिजनेस में, और उसको हम सुनेंगे और बहुत अच्छा हमें लगेगा। और उनका नाम मैं लेना चाहूंगी, आदरणीय मेरे एलओएस, शानदार एलओएस से शहाबुद्दीन खान। उनका प्रोग्राम देखने का मुझे मौका मिला और मुझे वहां बुलाया, और मेरे को वो प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम मेरे को अच्छे लगते थे, प्रोग्राम मेरे को अच्छा लगा, और मैंने प्रोग्राम में देखने के बाद फिर एक डिसीजन लिया कि काम करना है। अब की बार दोनों गए थे हस्बैंड वाइफ, तो हमने दोनों ने मिलके कि अब शुरुआत करनी है। अब शुरुआत कर दी आरसीएम में, अब काम करना शुरू किया। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने जो था, मन बन गया, सब कुछ अच्छा हो रहा था, सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि टाइम नहीं था, कि टाइम कहाँ से मैनेज करूं, कैसे वो समय निकालूं जिससे कि मैं अपने बिजनेस को डेवलप कर सकूं। मॉर्निंग में 4 बजे उठना होता था बच्चों के लिए खाना बना के, और फिर मेरे को निकलना होता था अपनी ड्यूटी पे। हर टाइम 6 बजे की बस पकड़नी होती थी, 7:15 का मेरा स्कूल होता था, यमुना पार का मेरा एरिया था, वजीराबाद की साइड, और फिर मेरे को उसके बाद घर पे आना, और फिर घर की जिम्मेदारियां, बच्चों को संभालना, बच्चे छोटे थे, बच्चों को संभालना, 3 बच्चे हैं मेरे, तो उन बच्चों को संभालना, और फिर उसके बाद सोचना कि मैं बिजनेस करूं। लेकिन बस उसी दौरान 1-2 मीटिंग और देखी और मन बन गया कि काम करना। अब मैंने हस्बैंड को समझाना शुरू किया, और ये बार बार मेरे को कहते कि नहीं देख, तेरी तो जॉब भी है, और जिनकी जॉब नहीं है उनके भी तो गुजारे होते हैं, पागल मत बन, अपने बच्चों को संभाल, और कुछ नहीं है, बस वो मेरे को ऐसा कह के और मना कर देते। मैं ये बात क्यों शेयर कर रही हूँ, ये इसलिए कर रही हूँ कि अक्सर ऐसा ही होता है, हम महिलाएं जब प्रोग्राम को देख के आते हैं, हम हस्बैंड को बताते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, और हम भी वहीं पर डंप हो जाते हैं, दब जाते हैं कि नहीं हमें ये काम नहीं करना। लेकिन जब मैंने एक मन बना लिया था कि मुझे करना है इस काम को, तो मैंने फिर उठते बैठते सोते जागते हंसते खेलते जब भी कोई काम होता, हर बात में मैं अपने हस्बैंड को कहती हमें आरसीएम करना चाहिए, हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, जब आरसीएम में ये होता है वो होता है तो हम कर लेंगे, हमारी पूंजी तो लगने वाली है नहीं, हम समय मैनेज करें। और वो बार बार मैं तो कहते तेरे पास समय है भी, और मैं फिर कहती नहीं हम समय मैनेज कर, और इस तरीके से मन बना के मैंने उनका भी मन बनवाया, और उनको 1-2 प्रोग्राम दिखाने शुरू करे। जब मेरे को लगा कि इनका मन मेरे कहने से नहीं बनेगा, क्योंकि देखिएगा भले ही मैं लीडर हूँ, लेकिन हस्बैंड की तो वही है ना कि वाइफ ही हूँ, है ना, तो उनको यही लगता है कि ये मेरी वाइफ ही है, भले ही लीडर है, तो उनको मैं वही दिखाई देती। तो वो फिर मेरे को 1-2 मैंने उनको प्रोग्राम दिखाना शुरू किया। जब उन्होंने प्रोग्राम देखना शुरू किया, तो उनको लगा चलो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं, और हमने साथियों शुरुआत की, प्लान दिखाना शुरू किया। उस टाइम पे गाड़ी नहीं थी, आज इस आरसीएम बिजनेस की वैगनार से टियागो थी दूसरी गाड़ी, और सिस्टम में काम करना शुरू किया। बहुत सारे चैलेंज आए, चैलेंज इतने आए कि जब प्लान दिखाने जाते थे तो बहुत सारे लोग ये कहते थे लगता है इसकी सर्विस छूट गई, हल्दी नमक मिर्च बेचने का काम शुरू कर दिया। कुछ लोग ये कहते थे कि इतना पैसा कमा रही है, पैसे को खाएगी क्या, मतलब इस तरीके की बहुत सारी बातें सुनने को मिली। लेकिन अपना फोकस एक ही था कि कुछ बड़ा करना है, कुछ करना है, और आने के बाद हम फील्ड में निकल जाते थे। ऐसा होता है साथी, जब हम फील्ड में जाते हैं तो कई बार हमें पता नहीं रहता, हमें लगता है कि 5 से 7 हम 2 मीटिंग करके वापस आ जाएं। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले के कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, हमें उनका आंसर करना होता है, तो टाइम ज्यादा लग जाता है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि टाइम काफी लग गया, और जब हम वापस लौट के आते हैं तो मेरे बच्चे, 2 छोटी-छोटी बच्चियां हैं मेरी, आज वो 8 साल की हो गई हैं। आज से 6 साल पहले मैंने जब इस बिज़नेस की शुरुआत की, तो वो 2 ढाई साल के थे। तो वो शुरुआती दौर की बात है, वो सो चुकी थी, और मैं जैसे ही घर आती हूँ, तो मन में एक गिल्टी सी फील होती है। क्योंकि देखो बाहर तो मेरे एक बड़े सपने थे कि मेरे को आरसीएम में कोर बनना है, मेरे को डायमंड जाना है, मेरे को बड़ा काम करना है।
कुल मिला के ये था कि जब बिजनेस की शुरुआत की थी तो कभी मैंने ये सोचा ही नहीं कि मेरे को रॉयल्टी चाहिए, मैंने बड़ा काम करना, मैंने बस अब शुरुआत कर दी है तो मेरे को बड़ा काम करना है, ये मन में एक भाव रहता था। लेकिन जैसे ही मैं घर आती हूँ, बच्चे भूखे सो जाते हैं, तो मेरे को एक माँ का जो भाव होता है, एक माँ जाग जाती है अंदर से, और माँ अपने बच्चों को गले से लगा के, आंखों से मेरे आंसू आने लगते हैं, और मैं बस रोती रहती हूँ और चुपचाप मैं सो जाती हूँ। और बस अब आखिरी दिन था, यस या नो, वो शुरुआती दौर की बात है कि या तो आरसीएम होगा या फिर मैं बच्चों में अपने पूरा टाइम अपने बच्चों को दूं। बस यही चलता रहता है दिमाग में। लेकिन उस दौरान मेरे अपलाइन ने मुझे कुछ ऑडियो शेयर कर दी थी, जो यूट्यूब पे मैं ऑडियो सुनती रहती थी। ऑडियो थी वो, यूट्यूब पे तो नहीं थी ऑडियो, मैं वो डाल के और डायरेक्ट सुनती रहती थी, जिसमें कभी मैं सतीश पंडित जी को सुनती थी, स्वर्गीय सतीश पंडित जी को, कभी मुकेश कोठारी सर को, कभी सुरेंद्र वंश सर को, कभी बीसी सर को, कभी विजय विरोधिया सर को, कभी शाहुद्दीन खान सर। मतलब वो जो ऑडियो थी वो मैं सुनती हुई जाती थी और मैं फुल मोटिवेटेड रहती थी। तो जैसे ही मैं जाती हूँ, उस दिन मन थोड़ा सा दुखी था, क्योंकि मन में आ रहा था कि बिजनेस करना है या नहीं करना, क्या करूँ क्या ना करूँ, गिल्टी फील हो रही थी। मैं एक माँ भी हूँ, मैं कैसी हूँ, मॉर्निंग में 6 बजे निकल जाती हूँ, रात को 8 बजे आती हूँ, मैं अपने बच्चों की केयर नहीं कर। ये हम जैसी महिलाएं जो होती हैं, जिनके बेबी होते हैं, उनके मन में बार बार में इस तरीके की बातें आती रहती हैं, और वही बातें मेरे मन में आ रही थी। जैसे ही जाती हूँ, आराम से बैठ जाती हूँ, मन किया आज कुछ गाने वाने सुन लेती हूँ, तो फिर मन नहीं किया कि छोड़ रहा, कोई ऑडियो सुनती। जैसे ही मैंने क्लिक करी, ऑडियो निकल के आती है स्वर्गीय सतीश पंडित जी की आखिरी बात, आप सभी भी जरूर सुनिए, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव किया आप। सर बताते जा रहे हैं, मैं सुनती जा रही हूँ, बताते जा रहे हैं, मैं सुनती जा रही हूँ। लास्ट में सर बहुत सारी बातें कहते हैं उस ऑडियो में। वो कहते हैं कि एक एक वो साथी जो इस बिजनेस को शुरू करेगा और फट से रॉयल्टी जैसी इनकम पर पहुंच जाएगा, और एक वो साथी जो इस बिजनेस को शुरू करेगा, वो एक बार गिरेगा, उठ के खड़ा हो जाएगा, फिर गिरेगा, फिर उठ के खड़ा हो जाएगा, फिर गिरेगा, फिर उठ के खड़ा हो जाएगा, फिर गिरेगा, फिर उठ के खड़ा हो जाएगा। एक बार, दो बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 12 बार, 13 बार, 15 बार। अब मेरे को ये बताइएगा, माँ अपने बच्चों को किसकी कहानी सुनाई जो 15 बार गिरा है, 15 बार उठ के खड़ा हो। जब ये बात मैंने सुनी तो मेरे दिमाग में एकदम क्लिक कर गया कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर उन्होंने आगे बताया कि अगर आज आप डर से या किसी एक्सक्यूज, कोई भी एक्सक्यूज बनाकर या डर से इस प्यारे से सिस्टम को, इस प्यारे से बिजनेस को छोड़ दोगे, तो हिंदुस्तान एक अच्छे लीडर को खो दे। ये बात सुनते ही मेरे अंदर जो लीडर था वो जग उठा, और मेरे पास एक पॉकेट डायरी रहती थी, मैंने अपने पर्स से डायरी निकाली और दिया। मैं सोनीपत की शेरनी हूँ, मैं नहीं डरने वाली, मेरे को आरसीएम करना है। ये उस टाइम की बात है जब मेरा शुरुआती दौर था, कोई पिन लेवल नहीं था, और मैंने वो डायरी में लिख दिया। आज भी वो डायरी है मेरे पास। मैंने वो लिख दिया कि अब मुझे ये बिजनेस करना है, अब मैं चैलेंज को फेस कर लूं। वो हिम्मत आ गई अपने आप, वो कहाँ से आई आई डोंट नो, लेकिन वो हिम्मत आ गई कि अब मुझे बिजनेस करना है, अब मैं चैलेंज को फेस कर लूंगी, मैं देखती हूँ आगे मेरे को क्या करना है बच्चों के लिए। और जैसे ये बात आती है तो मेरे माइंड में एकदम से, वो कहते हैं ना कि समस्या जब तक रहती है, जब समस्या मानते हैं, जब हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो उसका सोल्यूशन निकलता है। और मेरे पास एकदम सोल्यूशन निकल के आता है कि 3 बजे जाती, पहले बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी, पहले बच्चों को खाना खिला के 5 से 7 हम वर्किंग के लिए, और यही करना मैंने शुरू कर दिया कि 5 से 7 हम वर्किंग के लिए करेंगे। और इस तरीके से बिजनेस से डेवलप करना शुरू किया, और छोटा छोटा पिन लेवल बढ़ना शुरू हुआ। आगे बिगिनर हुआ, फिर उससे आगे हुआ, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ। तो अब मैं एक छोटी सी बात और यहाँ पर शेयर करूंगी कि जैसे ही मेरा बिजनेस बढ़ रहा था, क्योंकि मैं टीचर थी, पार्ट टाइम बिजनेस को कर, संडे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और संडे को मैं पूरा शेड्यूल करती कि अब मेरे को प्लान दिखाने के लिए जाना है, यहाँ मैं जाऊंगी प्लान दिखाने के लिए, शेड्यूल करके मैं पहुंच जाती हूँ रोहतक, जहां पर मेरी टीम थी, जहां पर मेरे को होम मीटिंग करनी। मॉर्निंग में ही 10 बजे मैं अपना बस से पहुंच जाती हूँ, क्योंकि बच्चों के पास भी कोई चाहिए, तो हस्बैंड को 5 बजे, और मैं अपना फील्ड में नहीं, मॉर्निंग में पूरा दिन आज मेरा रोहतक में वर्किंग रहेगा। जैसे ही मैं मॉर्निंग में फर्स्ट मीटिंग लेने की शुरुआत करती हूँ, मेरे फादर साहब कॉल आती है, मेरे फादर साहब कॉल करते हैं, कविता कहाँ है? मैंने कहा पापा जी मैं रोहतक आई हुई। रोहतक क्या करती है? तो वो मीटिंग छोड़ के कैसे निकल जाती है, 2 छोटे छोटे तेरे बच्चे हैं,
तू संडे के दिन तो कम से कम घर रहा, संडे के दिन भी निकल जाती है अपने बच्चों को छोड़। मतलब उनकी ये बातें मेरे कानों क्या गलत कर रही हूं? मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या? लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी हिम्मत बनाई और मैंने वहां से जितनी भी वीडियो अपना ऑफ कर लीजिए तो आवाज सही से आएगी, थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है। बार बार मैं हाँ, ये एक बार आप वीडियो बंद कर लो तो हम अच्छी तरह सुन पाएंगे। वीडियो बंद कर कविता मैम, आप है ना, लीजिए। आपका नेटवर्क की इशू है थोड़ा सा, इसलिए वीडियो ऑफ कर दोगे ना तो नेटवर्क प्रॉपर आ जाएगा, तो आवाज डिस्टर्ब नहीं होगी। यस एक बार वीडियो। सर अब आ रही है आवाज? जी अब क्लियर आ रही है। यस आरसीएम विजय सर। हाँ आगे जी आ रही है जी। तो फादर साहब की कॉल आती है, फिर भी मैं पूरा मीटिंग वहां से कंप्लीट करके, जो भी मेरी 5-7 मीटिंग थी, और मैं वहां से घर पहुंचती हूँ। घर आने के बाद मैं काफी फ्रस्ट्रेटेड, हताश, निराश। और हम महिलाओं के अंदर एक पावर होती है, पता नहीं मैं फील करती हूँ तो बहुत सारी महिलाएं फील करेंगी इस चीज को, कि जब हम परेशान होते हैं, हताश होते हैं, तो हम थोड़ा रो लेते हैं। और रोने से क्या होता है कि वो जो परेशानी रहती है ना, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। मुझे ऐसा फील होता है, और ये इस बिजनेस में कई बार मेरे साथ हुआ ऐसा। और जैसे ही मतलब थोड़ा सा रो के हम बाहर निकलते हैं ना, तो अपने आप ही वो लगता है परमपिता परमात्मा ने हमारे अंदर कुछ ऐसा डाला हुआ, अपने आप ही दुगनी शक्ति हमें मिल जाती है, कई गुना शक्ति का हम फील करते हैं। तो फिर मैंने हस्बैंड से शेयर किया, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, पापा ने सिस्टम नहीं देखा है इसलिए वो नहीं कर पा रहे हैं। और अब मैंने ये बात यहाँ क्यों शेयर की है, देखिएगा, जब मेरी जॉब लगने वाली थी, मैं थोड़ा सा आपको फिर बैक लेके जाती हूँ। जब मेरा कोर्स चल रहा था, तब मेरे फादर साहब ने मेरे को इतना मोटिवेट किया कि 2 साल का कोर्स होने के बाद तेरी जॉब लग जाएगी। तब मेरा बेबी को भी छोड़ के मेरे को मोटिवेट करते थे कि मैं कोर्स करने के लिए जाऊं। और आज जब मैं इस तरीके के सिस्टम में हूँ, जहां मैं अपने साथ साथ बहुत सारे अपनी बहनों के, अपने मतलब जो भी मेरे साथ इस सिस्टम में अटैच है, बहुत सारों के लिए एक प्रेरणा बन सकती हूँ। बहुत सारों को मेरे माध्यम से देने वाला, तो कहते हैं कि परमपिता परमात्मा है, लेकिन एक रास्ता मिलता है। उसके लिए मेरे को ये कहा जा रहा है कि भाई मैं अपने बच्चों को छोड़ के कहाँ जा रही हूँ इस तरीके से। लेकिन फिर भी हस्बैंड ने कहा कि कोई बात नहीं। फिर जब मेरा स्टार पर्ल हुआ, मैंने अपने फादर को प्रोग्राम दिखाया, आज मेरी पूरी फैमिली मेरे को फुल सपोर्ट करती है और ये पूछती है कि अब तेरा बिजनेस कहाँ कहाँ पहुंचा हुआ है, क्या आरसीएम बिजनेस ठीक चल रहा है। इस तरीके से आज मेरे फादर, मेरे मदर, मेरे भाई, मेरी बहन, सब मेरे को फुल सपोर्ट करते हैं इस बिजनेस में। तो कहने का मतलब है कि जब स्ट्रगल होता है ना, वो अपने ऊपर से ही पास आउट होता है। तो कहते हैं ना, स्ट्रगल में आप अकेले होते हो, सफलता में तो दुनिया आपके साथ होती है। तो यही होता है। इस तरीके से बिजनेस बढ़ रहा था। और फिर रॉयल्टी हुई, 3% रॉयल्टी, फिर 6% रॉयल्टी, और अब आ गया टेक्निकल। और जैसे टेक्निकल वर्ड होता है, इतना ही ये मुश्किल होता है। जैसे ही टेक्निकल का 2nd मंथ चल रहा था मेरा, और क्योंकि संडे को तो जो पार्ट टाइम करते हैं वो पूरा शेड्यूल करके रखते हैं, तो संडे को मैंने पूरा शेड्यूल किया हुआ था कि मेरे को पास के ही गांव में हरित संजीवनी की एक मीटिंग रखवा रखी थी, और उसके साथ ही मैंने अपने जितने भी लीडर थे उन सबके साथ मेरी अपनी एक मीटिंग थी। और उसी दौरान मेरी मदर की कॉल आती है 2-3 दिन पहले। जब मैंने अपना टाइम शेड्यूल बना रखा था, मेरी मदर की कॉल आती है और मेरी मदर कहती है कि मेरे फूफा जी एक्सपायर हो गए हैं और उस दिन संडे को हमें उधर चलना है। अब मेरा तो पूरा का पूरा फोकस, क्योंकि मैंने टाइम दिया हुआ था, पूरा फोकस थी मैं। और 2nd मंथ मेरा मैं कोई ध्यान नहीं, मैं मना भी नहीं कर पाती और मैं जा भी नहीं पाती, क्योंकि मेरा समय पूरा शेड्यूल हुआ था। और मैं अपनी दोनों मीटिंग करती हूँ और सक्सेसफुल मीटिंग रहती है, और मेरे को विश्वास हो जाता है 2nd मंथ भी मेरा टेक्निकल का इजी तरीके से हो जाएगा। जैसे ही मैं शाम को खाना बना रही हूँ,
तभी मेरी सिस्टर की कॉल आती, वही सिस्टर जिसने मेरे को आरसीएम के लिए अप्रोच किया था, अब वही सिस्टर मेरे को क्या कहती है, उनकी कॉल आती है, कविता कैसे? मैंने कहा हाँ बहुत बढ़िया हूँ। बोली और तेरा बिजनेस कैसे चल रहा है? अब बिजनेस की तो 2 मीटिंगें मैंने की थी, तो और भी उत्साह से बताया। मैंने कहा मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और सुन मेरा 2nd मंथ है और मैं टेक्निकल कर जाऊंगी। उसकी जो बात थी, उसने कहा हाँ मुझे पता है, तू टेक्निकल भी कर जाएगी और तू बहुत अधिक आरसीएम की बड़ी लीडर बन जाएगी, मुझे पता है। लेकिन ये जो आरसीएम है ना, ये कहानी बनवाता है, कहानी कभी शेयर नहीं होती यहाँ पे। मतलब उसने इस तरीके का मेरे को ट्वेंट कसा कि यहाँ कहानी बनती है और दब जाती है और तो कोई तेरी कहानी को पूछने वाला नहीं है। और आज मुझे बड़ा फील हुआ कि जब हम सब बहनें वहां पर आए हुए थे और तू नहीं आई फूफा जी के उसमें, तो मेरे को मतलब ये कहना पड़ा कि उसकी दोनों बेटियां बीमार हैं और उसने मेरे को मतलब डांट दिया कि कविता तू सबसे बड़ी है, तेरे को समझना चाहिए था, वहां आना चाहिए था, तू बिजनेस हर टाइम बिजनेस के बारे में सोचती रहती है, क्या है से? मतलब उसने मेरे को इतना डांटा, मेरे को वो बात फील हुई। ये वही सिस्टर थी जो पहले मेरे को बिजनेस के लिए अप्रोच कर रही थी और आज मेरे को कह रही थी कि तू हर टाइम बस बिजनेस के बारे में सोचती रहती है। तो इस तरीके से उन्होंने मेरे को डांटा, मेरे को बड़ा फील हुआ, लेकिन फिर भी हिम्मत की कि नहीं करना है तो करना है। और इस तरीके से मैंने टेक्निकल क्वालिफाइड किया। 3 मंथ मेरे टेक्निकल हुआ, उसके बाद मेरा पर्ल नहीं हुआ, सीधा स्टार पर्ल हुआ। स्टार पर्ल के बाद फिर और मेहनत की और 34 महीने में मैंने एम्ब्राल्ड किया। काफी स्ट्रगल भरे पल थे, अगर पूरी स्टोरी पूरा स्ट्रगल मैं बताने लग जाऊं तो सुबह से शाम हो जाए और शाम से सुबह हो जाए, क्योंकि मैंने ग्राउंड पे काम किया है, प्लान दिखाया है और मतलब अपनी टीम को कैसे संभालना है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे की, वो सारी चीजें इस सिस्टम की बदौलत मैंने सीखी है, सिस्टम की बदौलत मैंने पाई है। और मैं धन्यवाद करती हूँ उन हालो हालात का जिसकी वजह से मेरे को ये सिस्टम मिला। और उस अपनी छोटी सिस्टर का भी, आज उनकी भी आईडी है, लेकिन वो उनको हेल्थ का चैलेंज रहता है, इसलिए वो अच्छे से कर नहीं पाते, कि उन्होंने मेरे को ये सिस्टम दिया। और अपनी एलओएस का आदरणीय सुदेश सैनी सर, आदरणीय साहबुद्दीन खान सर, आदरणीय विजय विरोधिया सर, जिनके सानिध्य से मैंने इस बिजनेस को सीखा। और आप सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे वो मंच मिला जो मेरी सिस्टर ने कहा था कि यहाँ पर कहानियां बनती हैं, सुनी नहीं जाती। आज गुरुदेव बीसी सर की वजह से आज ये मंच मिला है कि यहाँ कहानियां बनती हैं तो वो सुनी भी जाती हैं और उनसे प्रेरणा भी ली जाती है और बहुत सारे साथी उनको सुनकर अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़ते हैं। आज ये मंच मिला है तो मैंने अपनी ये स्टोरी शेयर की है। और अगर आप समझते हो, जैसे मेरे सीनियर लीडर मेरे गुरुदेव मिस्टर विजय विरोधिया सर ने मुझे एक नाम दिया हरियाणा की सेठ, 34 महीने में एमराल्ड करने वाली फास्टेस्ट ग्रोइंग लेडी लीडर। उनका विश्वास, उनका ये प्यार, उनका ये स्नेह है मेरे पे, मेरी एलओएस का, कि इतना विश्वास करते हैं कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अगर आप भी ये सोचते हो कि मैंने 34 महीने में एमराल्ड किया, मैंने सक्सेस को इतनी जल्दी पाया, तो इसके लिए 2 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, तो वो आप सभी बहनें भी नोट कर सकती हैं जो मैंने फील किया। सबसे पहले तो स्वयं का, हम महिलाएं अपना निर्णय ही नहीं ले पाते और इसीलिए हम फोकस रहकर काम नहीं कर पाते। स्वयं का निर्णय, हमारा अपना निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि देखिएगा हम जब बिजनेस में इधर से उधर जाते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है, लेकिन हमें ताकत कहाँ से मिलती है? हमारे मन हमसे कहता है कि ये निर्णय हमने लिया था बिजनेस करने का, हमें रॉयल्टी पे जाने का, तो हमें अब फोकस रहना। इसलिए हमारा सेल्फ जो डिसीजन होता है ना, वो बहुत पावरफुल होता है, इसलिए खुद का निर्णय ले। एक सेकंड होता है कि स्वयं को अनुशासित रखना। समय सभी के पास 24 घंटे होते हैं, मेरे पास भी, आपके पास भी, हमारे जो इतने दिग्गज लीडर हैं जिन्होंने समय निकाल के इतनी बड़ी बड़ी पिन को पाया है, उनके पास भी, सभी के पास 24 घंटे।
और हम महिलाओं को तो काम भी बहुत सारे होते हैं, हमें घर को भी मैनेज करना होता है, हमें बच्चों को भी मैनेज करना होता है, और फिर अगर वर्किंग है तो वो काम भी अपना वर्किंग वाला वो जॉब भी करनी होती है, और उसके बाद हमें बिजनेस करना, तो हमें शेड्यूल करना होता है हर चीज को। और ये शेड्यूल तब होता है जब हमारा खुद पे अनुशासन होता है कि अब मेरे को 2 घंटे ये काम करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, तब हम इस बिजनेस में बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो मेरी सफलता का अगर मैं कहूँ राज है तो ये 2 चीजें हैं। इन सभी चीजों को हमें फॉलो करना होता है। और अब बात आती इंदिरा गांधी स्टेडियम की। सर का एक सपना है, बीसी सर का, कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में इस तरीके का प्रोग्राम हो जिसमें सभी महिलाएं ही स्टेज को संभालें, सभी महिलाएं सब कुछ करें। अगर आज की मेरी स्टोरी से एक भी महिला प्रेरित होती है, एक भी अपनी पिन को स्किप करके आगे बढ़ती हैं, और जब वो मेरे को कभी मिलती हैं और ये कहती हैं कि कविता मैडम आपकी स्टोरी सुनने के बाद हमने ये डिसीजन लिया, तो मैं सोच लूंगी कि मेरी स्टोरी सक्सेस। तो आज जो भी मेरे को सुन रही हैं बहनें या जो भी पुरुष साथी हैं जो भी सुन रहे हैं, वो सब के सब एक डिसीजन लें कि हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, हमें बहुत बड़ा करना है। क्योंकि बिजनेस के बारे में सभी जानते हैं कि आरसीएम एक बहुत बड़े फॉर्म में चल रहा है, हर रोज हम मीटिंगें देखते हैं। तो इस तरीके से एक निर्णय लेके, स्वयं का निर्णय लेके, स्वयं को अनुशासित करके अपने बिजनेस में आगे बढ़िएगा। और इस समय काफी हो गया है, तो मैं लास्ट में अपनी सभी बहनों के लिए एक 2 लाइन बोलकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जज्बात जीतने का लेकर, जज्बात जीतने का लेकर जीवन में जो आगे बढ़ जाती है, कांटों को फूल बना लेती हैं, वही वीरांगना नारी कहलाती हैं, वही वीरांगना नारी कहलाती हैं। और जितनी भी बहनें हैं, क्योंकि अब हमें वीरांगना बनने की जरूरत है, क्योंकि कोर टीम आपका इंतजार कर रही है, बड़ी बड़ी पिन आपका इंतजार कर रही है। डायमंड की पिन पे भी कोई लेडी लीडर नहीं है, तो इतने बड़े विजन के साथ आगे बढ़ेगा और हम सब बढ़ेंगे और डायमंड पे भी पहुंचेंगे और कोर टीम में भी पहुंचेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है सभी बहनों के साथ। तो जय आरसीएम में अपनी वाणी को विराम देती हूँ।